इस दौरान 15 साल में आपके पास जो चुनौतियाँ थी, क्या उन चुनौतियों से निपटने में आप सफल हुए या फिर ऐसा कुछ रह गया है जिसको आप करना चाहते थे? 18 में आपकी सरकार आई, उसमें भी आप करने का प्रयास लेकिन नहीं हो पाया, ऐसा कुछ है? मैं शुरू दिन से ही उसको बहुत हाइट पे ले जाना चाहता था, सीतापुर को, मैन पार्ट को। उसमें आपका भी नाम जिक्र था, आपका नाम का, और 50 लाख रुपए देने की बात की गई थी। इस पर आपने सफाई भी दी थी, लेकिन अभी तक के लोगों के मन में बात चल रही कि क्या सच में भगत जी का नाम कोयला घोटाले में शामिल है? एक चवन्नी तो पता नहीं, अब पता नहीं किस संदर्भ में कहाँ पर क्या लिखा, कोई किसी भी अपने डायरी है कुछ भी लिख दो किसी का। लेकिन चुनाव के बाद तो उनका ये कहना था कि मुझे मेरी बहनों ने जिताया है, खून से भरे पत्र लिखते थे जिसको लेकर मैं नौकरी छोड़ा और राजनीति में आज मुझे। बकवास है। देखो कभी कभी गूंगे भी बोलने लग जाते हैं, नहीं समझे। आपका जो व्यवहार था, हमें ज़्यादा परिवर्तन दिखा नहीं। जब लोग सत्ता में आते हैं नेता, तो उनका व्यवहार विचार बदल जाता है। तो ये पावर को अपने आप में संभालना, कंट्रोल करना कैसा? ये बहुत तो आप मार्के की बात की है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है जीवन में। विधायक और मंत्री तक का सफ़र तो आपने पूरा कर लिया है। अब आपकी राजनीतिक इच्छा शक्ति कहाँ है? मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री? अरे कहाँ की बात कर रहे हो? अब जो नसीब में लिखा होगा, हम लोगों का जनसेवा करेंगे। और नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रुपेश ठाकुर और आप देखना शुरू कर चुके हैं TNR न्यूज़ का खास कार्यक्रम सवाल जवाब का है। साथियों, इस कार्यक्रम में हम लगातार आपको एक ऐसे नेता से मिलाते हैं जिनका छवि छत्तीसगढ़ प्रदेश में राजनीतिक फील्ड में एक गहरा छाप रहा है, और हम प्रयास करते हैं उनके जीवन के बारे में समझने का और जानने का, उनके संघर्ष को जानने का, और कुछ ऐसे सवाल करते हैं जिसका सीधा संबंध और सरोकार रहता है आम जनता से। आज हमारे साथ कार्यक्रम में मौजूद है एक आदिवासी नेता। जी हाँ, लगातार 4 बार विधायक रहे हैं, मंत्रिमंडल में उनका नाम रहा है। हम बात कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी की कद्दावर नेता अमरजीत भगत जी के बारे में। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। राजनीतिक चर्चा में आगे बढ़ेंगे, उससे पहले हम अब ये बोलने की ज़रूरत नहीं है सर कि अमरजीत भगत कौन है। प्रदेश में ऐसा कौन होगा जो राजनीति में रुचि रखते हैं और आपके बारे में नहीं जानते होंगे। लेकिन फिर भी से चूँकि हमारा कार्यक्रम का पहला पड़ाव रहता है, हम जानना चाहते हैं कि कौन है अमरजीत जी, कैसे राजनीति में आए, शिक्षा दीक्षा कहाँ तक रही, फिर आगे बढ़ेंगे चर्चा में। मैं अमरजीत भगत और छत्तीसगढ़ शासन में खाद्य एवं संस्कृति मंत्री का जिम्मेदारी का निर्वहन किया। इस समय मैं पूर्व मंत्री के रूप में आपके सामने हूँ। चुनाव हम हार चुके हैं। राजनीति की शुरुआत हम युवक कांग्रेस से किए थे। युवक कांग्रेस में, मध्य प्रदेश युवक कांग्रेस के हम प्रदेश के महामंत्री थे आदिवासी। ये 90 के दशक की बात है। ये 90 के दशक की बात है। और तब से ले करके अब तक के सफ़र में बहुत सारे पड़ाव आए, उतार चढ़ाव आए, बहुत सारी चुनौतियाँ आई। तत्कालीन मध्य प्रदेश शासन में पटवा सरकार जो आबकारी नीति से लोगों को, आदिवासियों को खासा परेशानी हो रही थी और उनके ऊपर केस बनाए जा रहे हैं, तो उसके खिलाफ हमने पहला आंदोलन किया था। उसमें हम लोगों को सफलता मिली थी। और दूसरा, हम जो SCCL क्षेत्र में जिनका ज़मीन माइंस में चला गया और लोगों को नौकरी, मुआवजा, पुनर्वास का लाभ नहीं मिलता, तो उसके लिए लंबी लड़ाई लगी, उसमें भी अच्छी सफलता मिली। इसके बाद हमने युवक कांग्रेस का छत्तीसगढ़ में जब अलग होने के बाद यहाँ सरगुजा ज़िले का अध्यक्ष बना। उस समय सरगुजा, अंबिकापुर, सूरजपुर और बलरामपुर तीनों एक ज़िला हुआ करता था। आज 3 ज़िला हो गए। उसका मैं अध्यक्ष था। फिर लघु वनोपज संघ का चुनाव लड़ा। उसमें
यूनियन का अध्यक्ष बना। फिर विधानसभा चुनाव लड़ने का मौका मिला उस समय 2003 में। तो उस समय मैं अकेले जीता था तीनों जिला में, मैं अकेले जीता था और बीजेपी की गवर्नमेंट बनी थी। तब से लगातार जीत रहा था इस चुनाव में। दुर्भाग्य से कहिए कि मैं स्लिप हो गया और इस समय संगठन में हम काम कर रहे हैं और आदिवासी कांग्रेस में राष्ट्रीय लेवल पर अभी हम वो कार्य संचालन समिति है उसमें है। और प्रदेश में तो अभी प्रदेश पीसीसी मेंबर के रूप में है और बाकी भी कोई पद में नहीं है। और वैसे भी हम पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री के रूप में अपनी जिम्मेदारी जहाँ पर भी शासन ट्रैक से बाहर जा रहा है या कोई भी ऐसी घटनाक्रम हो रही जो जनमानस के खिलाफ है, तो हम उसमें इसका एक उदाहरण अभी सबके सामने छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ न्याय यात्रा जो भी कांग्रेस पार्टी निकाल रही है, उसमें हम लोग जहाँ भी संगठन का बात हो, चाहे वो सरकार की विफलता की बात हो, जहाँ पर हमारी भूमिका की ज़रूरत है वहाँ हम सकारात्मक भूमिका निभा रहे हैं। अभी जब भी क्षेत्र में कुछ ऐसा होता है, जिले में होता है, प्रदेश में होता है, तो उसमें हर जगह हमारी उपस्थिति और उसमें सकारात्मक भूमिका रहती है। सर, जहाँ तक हमें जानकारी है आपका कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं रहा है परिवार में। क्या आपकी इच्छा जब आप स्कूल लाइफ जी रहे थे या फिर कॉलेज लाइफ जी रहे थे तो उस समय से आपके मन में था कि मुझे राजनीति में जाना है? ये तो पता नहीं चला और कैसे इधर झुकाव हो गया। मैं स्वर्गीय जोगी जी को उनको विनम्र श्रद्धांजलि देता हूँ और नमन करता हूँ कि वो पूरे छत्तीसगढ़ का जब पदयात्रा निकाले थे उस समय हमारी संपर्क उनके साथ हो गई और तब से सब इतना प्रभावित हुए कि बाकी काम छोड़ करके और राजनीति की तरफ झुकाव बढ़ गया। तब से लगातार हर घटनाक्रम में, हर पार्टी के जो भी प्रोग्राम रहते हैं उसमें हमारी उपस्थिति शुरू से रही है। हम जानना चाहेंगे सर, 2003 का चुनाव जब पहली बार आप लड़ रहे थे, एकमात्र आप उस 3 जिले में जीत कर आए, उस समय आपके मन में क्या चल रहा था? उस समय के हालात क्या थे और किन चुनौतियों से आपको निपटना था? उस समय सरगुजा संभाग में नक्सल समस्या को लेकर के कांग्रेस सरकार के प्रति, जोगी जी की सरकार के प्रति एक थोड़े लोगों में एक असंतोष था, क्योंकि वो नक्सलियों को उस समय वो जो उनका क्षेत्र विस्तार जो है चरम में पहुंच गया था और अंबिकापुर तक पहुंच गए थे लोग। उस समय कुछ घटनाएं हुई जिससे सरकार के प्रति लोगों का असंतोष बढ़ा और कारण और भी हो सकते, लेकिन प्रमुख कारण यह था जिसके कारण हम लोग जो है सत्ता से बाहर हुए थे। और चूँकि मैं यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष था, मेरे पास टीम था और कोई हमारा जो है विरोधी उस जानी दुश्मन टाइप का नहीं था, इसलिए हमारा गाड़ी पार हो गया था। लेकिन राजनीति में जब जब आप आगे बढ़ेंगे तो इसमें इजाफा होता है और उसका लाभ भी होता है, नुकसान भी होता है। तो क्षेत्रीय मुद्दे उस वक्त अगर बात करें नक्सलाइट के अलावा और क्या आपके सामने थे? उस समय देखिए, राजनीति में 2 ध्रुव हुआ करते थे उस समय। एक तो अजीत जोगी जी जो मुख्यमंत्री थे, दूसरा ध्रुव हुआ करते थे सिंहदेव साहब जो राज परिवार से वहाँ महाराज साहब हैं। दोनों में अलग अलग धुरी था और हम उसी क्षेत्र से आते थे, तो मेरे को सभी चीज़ का एक तो अनुभव भी हो गया था और उनके बीच में हमेशा रह करके काम करने का, दोनों के बीच तालमेल का काम मैं करता था। जब भी
सिंहदेव साहब को मिलना हो तो मुझे बोलते थे, या जोगी जी को मिलना हो तो मुझे बोलते थे। तो दोनों के बीच मैं सेतु का काम करता था, उसका लाभ मुझे चुनाव में मिला था। अगर बात करें जीत की, तो सीतापुर विधानसभा क्षेत्र से अगर 1952 की बात करें तो अब तक की सिर्फ एक ही बार बीजेपी जीत कराई है 2023 में। इससे पहले लगातार कांग्रेस और इंडिपेंडेंट जीतते आए हैं। सुखीराम सर 4 बार, उसके बाद दूसरे बार आप वहाँ विधायक हैं जो 4 बार लगातार जीत कराए हैं। कैसा लगता है जब आप सोचते हैं कि आपका अपने देखते हैं ट्रैक रिकॉर्ड को कि मैं 4 साल तक विधानसभा क्षेत्र की जनता के लिए सेवा किया, फिर एक प्रदेश स्तर में मंत्री के रूप में काम करके, कैसा लगता है? देखिए, ये तो राजनीति है और राजनीति में अनिश्चितता बनी रहती है और चुनाव हार जीत एक सामान्य घटनाक्रम है। कब कौन सा मुद्दा प्रभावी हो जाएगा इसको कोई जानता नहीं है, और जितना आपका कार्यकाल लंबा होगा निश्चित रूप से लोगों में जिज्ञासा बढ़ेगी, अपेक्षा बढ़ेगी और असंतोष भी बढ़ेगा, एंटी इनकम्पेंसी जिसको बोलते हैं, ये सब रहता है। और कई बात ऐसी है जिसको आदमी बयान नहीं कर सकता है, अंदरूनी मामला है, तो ये सब रहता है जिसका खमियाजा कभी न कभी उसका टेस्ट सब कुछ चखना पड़ता है। तो सुखीराम सर के बाद आपका नाम, भगत जी का नाम 4 बार लगातार विधायक के रूप में जीत कराना, कितनी बड़ी उपलब्धि मानते हैं आप इसको? देखिए, मैं तो शुरुआत से स्टूडेंट पॉलिटिक्स से आया था, मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं, और कहते हैं ना कि 4 बार कुछ कम नहीं होता है, और जो मिला वो कम नहीं, बाकी का गम नहीं। जो ईश्वर ने दिया है वो लोग एक बार नहीं बन पाते, 4-4 मौका जनता जनार्दन ने दिया, हमारे पार्टी हाईकमान ने दिया। मैं सबका शुक्रगुजार हूँ, और मेरे जीवन का एक ही उद्देश्य, कबीरा खड़े बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। मैं किसी के प्रति मन में ना कटुता रखता हूँ और ना ही मन में किसी प्रकार का किसी के प्रति मैं नेगेटिव भाव रखता हूँ। मैं सबके प्रति समान भाव रखता हूँ, और हो गया अगर कोई ऐसी विषय आई उसमें बात भी कर लेते हैं, और जो कहना रहता है कर भी देते हैं, दिल में कोई रखते भी, मन में कोई मनाल भी नहीं है। सर, पेशे से आप कृषक हैं, कृषक परिवार से आप आते हैं, अभी मंत्री रहे हैं आप प्रदेश में, तो क्या एक बदलाव आता है स्वभाव में? जैसे जो किसान रहते हैं वो लोगों से मिलनसार उनका व्यवहार रहता है, आप मंत्री बने, हम आपके क्षेत्र में गए, चुनाव के दौरान आपको कवरेज किए, तो आपका जो व्यवहार था हमें ज़्यादा परिवर्तन दिखा नहीं। जब लोग सत्ता में आते हैं नेता, तो उनका व्यवहार विचार बदल जाता है, तो ये पावर को अपने आप में संभालना, कंट्रोल करना कैसा लगता है? बहुत तो आप मार्के की बात किए, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है जीवन में। पैसा, पावर, ये व्यक्ति को सामान्य नहीं रहने देता है। आप देखते होंगे कि बहुत तेज़ी से लोगों में परिवर्तन, लेकिन हम कितना कोशिश करते हैं, परिवर्तन आ ही नहीं सकता है। आज भी जो खुला में बैठने का हमारा आदत है, हम कुर्सी लगवाए, जो आ रहा है मिल रहा है, साथ में चाय पी रहे हैं, नाश्ता कर रहे हैं, इसी बीच लोगों से कुशल क्षेम भी पूछ रहे हैं, क्षेत्र में कुछ अगर नया घटनाक्रम है वो भी पता चल जाता है। तो एक सीधा संवाद और इजी अवेलेबल। हम आज भी बाज़ार में जाते हैं तो अपने पसंद का सब्जी भी खरीदते हैं, लोगों से मिलते जुलते भी हैं, और इतने सहजता के साथ, बेवाकी के साथ अपनी बात मुझसे लोग कहते हैं, मुझे लगता है कि यही मेरे जीवन का पूंजी है। और मैं तो बहुत कोशिश भी करता हूँ कि कई लोग बोलते हैं कि इतना आपको खुला नहीं, इतना थोड़ा सा आपको एक दायरे और पर्दा थोड़ा सा वो करके रहना चाहिए। कोशिश भी करूँ तो भी नहीं होता है। ज़्यादा लोगों से मिलना जुलना एक तरह से कहिए कि मेरा ये
व्यक्तिगत नेचर भी है, खूबी भी है और हॉबी भी है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिलूं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का काम करूं। एक बात के लिए मेरे अपने तो बोलते हैं, मेरे विरोधी भी बोलते हैं। कांग्रेस के अलावा मेरे विपक्ष के साथी भी जब कभी भी मेरे पास आए होंगे और मेरे दायरे या क्षमता में रहा होगा तो मैंने किसी को निराश नहीं किया है, उनको बैरंग नहीं लौटाया है, उम्मीद के साथ आया है। तो हमने ज़रूर कोशिश की है कि मदद करने का, और मदद करना भी मेरे स्वभाव में है। जो मेरे खिलाफ चुनाव लड़ा रहता है ना, वो भी मेरे से मदद लेके चल देता है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कई बार कि मैं राजनीतिक रूप से उसमें राजनीति के लायक फिट नहीं हूँ। ये जो है मैं मना नहीं कर पाता हूँ। अगर कोई मेरे पास आए और मेरे पास अगर उपलब्धता है उस चीज़ की और उसके लिए मैं सक्षम हूँ तो मैं उनको नाउम्मीद नहीं करता। बहुत सारे लोग, नाम नहीं बताऊंगा, कि जो मेरे खिलाफ चुनाव लड़े वो भी मेरे से मदद लेके गए हैं, और कभी उनको भी बड़ा भरोसा मेरे ऊपर रहता है कि उनके पास जाएंगे तो ये मसला हल हो जाएगा। तो ये मैं सोचता हूँ कि मेरे जीवन की एक उपलब्धि और खूबी है जो हर किसी को मुनासिब नहीं होता। जो राजनीति में आते हैं उनके अंदर ये भाव होना चाहिए। खैर, जब आप राजनीति में आने के लिए सोचे, आप इसमें कदम रखे, तो परिवार का कितना सपोर्ट आपको मिला? आपके पिताजी के इसमें खास तौर पर कितना बड़ा योगदान समझते हैं आप? सपोर्ट तो शुरू में नहीं रहा, सब नहीं चाहते थे कि राजनीति की तरफ आए, लेकिन जब हमारा जो इंटरेस्ट और उसके प्रति जो झुकाव देख लिए तो सपोर्ट करना शुरू किए। और जब भी ऐसा मौका आया तो परिवार का पूरा सपोर्ट। पिताजी कॉलरी एम्प्लॉय थे और कई ऐसे आंदोलन होते जहाँ आंदोलन के टाइम में अब खाने का समय हो जाता था, लोगों को भूख लगी सुबह शाम तक तो खाना तो चाहिए ना, और कहीं कोई व्यवस्था नहीं होता तो पिताजी के नाम से उधारी ले लेते थे, चावल आलू दाल, और बनाओ और खाओ। और जब महीने में जब उसको पेमेंट करने जाते थे तो पता चला कि मैंने तो ऐसा लिया ही नहीं, तो बताते थे कि जो है आपका लड़का ले गया था करके। मेरे से पूछते थे, मैं भी बता देता था कि उस दिन ऐसा ऐसा हुआ था तो मैंने लिया था, तो बताया नहीं। मैं बोला जब पूछेंगे तो बता दूंगा। और उधारी मैं करता था, पिताजी उसको पटाते थे। बहुत बड़ा उपकार, मतलब इतना बड़ा दिल आज भी सोचते हैं तो भावुक हो जाते हैं। 18 का जो चुनावी रिजल्ट है उसको सर साइड में कर देते हैं। अब बात करते हैं 3, 8 और 13 की। इस दौरान 15 साल में आपके पास जो चुनौतियां थी, क्या उन चुनौतियों से निपटने में आप सफल हुए या फिर ऐसा कुछ रह गया है जिसको आप करना चाहते थे? 18 में आपकी सरकार आई, उसमें भी आप करने का प्रयास लेकिन नहीं हो पाया, ऐसा कुछ है? मैं शुरू दिन से ही उसको बहुत हाइट पे ले जाना चाहता था। सीतापुर को, मैनपाट को, बतौली को एजुकेशन हब बनाना चाहता था। और सब पर्यटन के क्षेत्र में उस क्षेत्र को मैं बहुत डेवलप करना चाहता था, और काफ़ी हद तक मैंने उसमें सफलता भी हासिल किया। खास करके जो कनेक्टिविटी है, गांव-गांव तक पक्की सड़क पहुंचाने का लगभग काम कर लिया था। थोड़ा बहुत बचा था, मलाल रह गया कि उसको मैं पूरा नहीं कर पाया। एक पंचवर्षीय और मिला होता तो जिधर से भी निकलती गाड़ी कहीं नहीं अटकती। मैं बड़े बड़े पुल सड़क सब बनवा दिया, छोटे छोटे कुछ जगह रह गया, जो उसका घोषणा भी करवा दिए थे और बजट में भी सम्मिलित करवा दिए थे। लेकिन अब नए लोग जो बने हैं वो लोग कितना करते हैं और क्या हाथ लगता है देखते हैं। नहीं तो फिर आगे भविष्य में ऐसा अवसर आएगा तो जो बचा खुचा उसको पूरा करेंगे। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं जो बचा खुचा है वो जो अभी बने हैं वो नहीं कर पाएंगे तो फिर आने वाले 5 वर्ष में जब चुनाव होगी उसमें आप एक बार फिर जीत कर आ रहे हैं आएंगे, और जो बची हुई काम है जो अभी नहीं कर पाएंगे टोप्पो सर, उसको आप करेंगे, ऐसा आप बोल रहे हैं? बहुत सारा चीज़ है।
और तो स्वाभाविक रूप से वहाँ पर एक दिन बाद में जब बीजेपी के साथियों से, मंत्रियों से जब बात निकली, चर्चा होने लगी, तो लोगों ने कहा कि हमने एयरपोर्ट बनवाया, हमने किया। तो हमने उनको समझाया कि भाई ये एयरपोर्ट हमने बनवाया है और ये आंचलिक है, क्षेत्रीय है, इसका जो है ये राज्य सरकार के अधीन आता है। इसके लिए राज्य सरकार ने आवंटन जारी किया और फंड उपलब्ध कराया, और इसमें जो तकनीकी जो एडवाइस है, गाइडलाइन है, वो उड्डयन मंत्रालय का रहता है, और दोनों के परामर्श से, दोनों के सहयोग से उसको हम लोगों ने कंप्लीट कराया। बोला कि अब आपका काम शुरू होता है कि भारत सरकार इसमें उड्डयन सेवा उपलब्ध कराए, हमको हवाई जहाज़ यहाँ दे, तब हम मानेंगे कि आपने इसमें किया। तो कई बात रहता है जिसको भाइयों को मालूम नहीं रहता है, उसको बताना पड़ता है कि ये आपका काम है, हमारा काम, और हमने इतना किया, यहाँ से आगे आपको करना है। बहुत तरह, सभी ब्लॉकों में हमने कॉलेज स्टार्ट करवा दिया, सभी जगह ITI शुरू करवा दिया, पर्यटन के क्षेत्र में होटल मोटल बनवा दिया। जिस मेन पार्ट में लोगों को पहुंचना बहुत मुश्किल था, चुनौतीपूर्ण रहता था, वहाँ अब अच्छी सड़कें बनवा दिए हैं। तो अब डेवलपमेंट का काम तो शुरू हो रहा है। वहाँ के लिए ड्रॉबैक माइनस पॉइंट एक ही है कि वहाँ जो माइनिंग हो रहा है उससे पर्यटन में थोड़ा सा बाधा है, और ये तो अब राज्य सरकार के प्रायोरिटी के ऊपर तय होता है कि वो क्या चाहती है। हमने तो रुकवा दिया था, कई जगह का जो आदेश निकला था जन सुनवाई के लिए और लीज आवंटन के लिए, उसको रुकवा दिया था। लेकिन अब नई सरकार से भी हम आग्रह करेंगे कि उसमें उन क्षेत्रों में जहाँ पर्यटन के विकास की बहुत सारी संभावनाएं हैं, तो वहाँ पर माइनिंग बंद करें और बाकी जगह करें। सर, सीतापुर विधानसभा क्षेत्र से एक बात लगातार निकल के सामने आती रही है कि अस्पतालों में छोटे बच्चों की मौत या फिर हाथियों द्वारा गांव में आतंक फैलाना, तो कितना बड़ा इसमें काम होने की ज़रूरत है, कितना हो पाया? इसमें काम करने की ज़रूरत है। इनके पास ना योजना है, ना क्रियान्वयन है। व्यक्ति की सोच बड़ी होनी चाहिए। अगर हम किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो उसमें लोगों का सहयोग और सहभागिता ये बहुत महत्व रखता है। अकेले चना भार नहीं फोड़ता है। और जब आपका लोगों के प्रति एटीट्यूड ठीक रहेगा और आपका व्यवहार ठीक रहेगा, आपकी योजना अच्छी रहेगी, आपका सोच अच्छा रहेगा, तो सपोर्ट सब लोग करते हैं। लेकिन अगर इसमें कहीं भी गैप होगा तो अकेले कुछ नहीं कर सकता। जी, 2018 में आपका नाम मंत्रिमंडल में शामिल रहा। आपके पास बहुत महत्वपूर्ण विभाग रहे, खाद्य और संस्कृति। तो इन क्षेत्रों में आपके पास जब हम पूछेंगे कि कौन कौन से काम हुआ जिसको आप बताना चाहेंगे जनता को, हमारे छत्तीसगढ़ की जनता को, वो कौन से काम हुए? देखिए, खाद्य एवं संस्कृति 2 विभाग हमारे पास रहे और दोनों में खूब काम किए। खाद्य विभाग में आप कहेंगे तो लगभग 68 लाख कार्ड का हमने नवीनीकरण किया। उनको हमने आधार से लिंक किया। जो बोगस कार्ड थे, सत्यापन में वो सब बाहर हुए और कोई ये कह नहीं सकता कि कोई किसी का चावल खाया। अगर कहीं पर कुछ गैप हुआ तो तत्काल उसमें हमने कार्रवाई भी किया। और दूसरी बात, हमने लोगों का जो डीलर थे उनका कमीशन भी बढ़ाया। साथ ही हम धान खरीदी का भी काम किए, उसमें भी रिकॉर्ड स्थापित किए। 107 लाख मीट्रिक टन तक हम खरीदी किए थे और उतने का रख रखाव, उतने का कस्टम मिलिंग, ये सब करना बहुत चुनौतीपूर्ण काम था। और ऐसे समय में जब केंद्र में हमारी सरकार नहीं थी, ऐसे समय में हम लोगों ने उस चुनौती को पूरा किया और किसानों को आत्मनिर्भर बनाने में बहुत सराहनीय काम रहा माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार का। और उसमें मुझे खाद्य विभाग जैसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी का निर्वहन करने का मौका मिला।
और 2022 में तो हमने इतना ज़बरदस्त वो कर दिया था कि धान का उठाव समय से पहले हो गया था। अब वही देख लीजिए कि अब इस सरकार में अभी तक धान का पूरा उठाव नहीं हुआ है, करोड़ों का धान की जगह सड़ रहे हैं। तो ये दोनों में कंपैरेटिव आप तुलनात्मक को देख लीजिए। साथ ही संस्कृति विभाग में छत्तीसगढ़ की कला संस्कृति इसको खूब ऊंचाई तक हम लोगों ने पहुंचाया। यहाँ के लोक कला को जो महत्व दिया, यहाँ के लोक कलाकारों को जो काम का हमने अवसर प्रदान किया, जितने भी तीज त्यौहार के अवसर थे हम लोक कला को बहुत महत्व दिया और उनको उनका ग्रेडेशन करके उनका आर्थिक स्वावलंबन की दिशा में भी हमने एक अवसर प्रदान किया। और साथ ही छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस के अवसर पर हमने राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव, जो आदिवासी साहित्य कला और संस्कृति को देश और दुनिया से हम रूबरू कराया और मेहमान कलाकार के रूप में विदेश से 9 देशों से लोग आकर के पार्टिसिपेट किए और जब यहाँ से अपनी संस्कृति से ओतप्रोत हुए, इंटरकल्चर इंटरनेशनल जब कल्चर एक दूसरे से एक्सचेंज हुए, एक दूसरे से रूबरू हुए और यहाँ उनको जो मेहमानबाजी मिली, यहाँ उनको जो स्वागत सत्कार हुआ, जाते समय बोलते गए कि सबसे बड़ा छत्तीसगढ़, सबसे बढ़िया छत्तीसगढ़िया। और कई देश के लोग तो ये बोल के गए आज हमारा 2 घर हो गया, एक हम जहाँ से आए हैं और दूसरा छत्तीसगढ़। तो ये बहुत बड़ी बात है, किसी का दिल में स्थान बनाना, किसी का दिल जीतना। और कई लोग तो बिछड़ते हुए रोते हुए गए हैं। तो ये हमारी संस्कृति और छत्तीसगढ़ की तत्कालीन सरकार का उपलब्धि रहा, जो हम लोगों को रोमांचित भी करता है और उपलब्धि को हम जब आकलन करते हैं तो काफ़ी संतुष्टि भी हमको मिलती है। संस्कृति के क्षेत्र में केवल एक काम हमारा अधूरा रह गया, जो मेरा बहुत इच्छा था शुरू से और काफ़ी हद और तक कोशिश करने के बावजूद भी उसमें सफल नहीं हो पाया। इसका मलाल आज भी मुझे है कि छत्तीसगढ़ फिल्म सिटी का निर्माण, फिल्म सिटी के लिए काफ़ी आगे बढ़ने के बाद मुहाने पर जाकर के काम रुक गया। इस बात का मलाल मेरे को हमेशा रहेगा कि मैं ये काम नहीं कर पाया। सर, जब बात खाद्य विभाग की करते हैं तो दिमाग में एक बात निकल के सामने आती है सभी जने की, नान घोटाला। कांग्रेस कार्यकाल के दौरान एक SIT गठित हुई थी, उसका नतीजा क्या रहा, निकल के बात सामने क्या आई? देखिए, बात गई, रात गई, बात गई, वो पुरानी बात हो गई और उसमें करना था तो उसी समय करना था और नहीं किए तो उसमें क्या, केवल चर्चा ही करना है। उसमें पिछले सरकार में जो हुई थी वो बात तो जग जाहिर था, चर्चा भी काफ़ी हुआ। अब कई अंदरूनी बात है जिसको सबके सामने बोलना भी अच्छा नहीं लगता है और कहना भी ठीक नहीं है कि जब कुछ विषय आए तो उसी समय उसका काम हो सकता है, पटाक्षेप हो सकता है। समय निकल जाने के बाद उसका कोई औचित्य है ना महत्व है, केवल आप बोल करके और कटुता ही बढ़ाने की बात है। छत्तीसगढ़ गठन के पहली बार राजनीतिक इतिहास में 68 सीटें जीतने वाली कांग्रेस पार्टी जब 2018 के चुनाव में उतरी थी तो वादा किया था कि बिजली बिल हाफ होगा, 2500 रुपये धान क्विंटल खरीदेंगे और कर्जा माफ़ करेंगे। तो इसका इम्पैक्ट ये रहा कि सबसे बड़ी जीत जनता ने कांग्रेस पार्टी को दिया। लेकिन जब सेम यही चीज़ 2023 में लागू करते हैं कांग्रेस पार्टी तो इसका ठीक विपरीत इसका नतीजा मिलता है। क्या लगता है आपको? हर समय परिस्थिति और हर बार एक ही मुद्दा काम नहीं आता है। चुनाव में मुद्दा भी बहुत कुछ रहता है और इस समय पिछले सरकार में हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी का जो रणनीति था वो बहुत स्ट्रांग था, बहुत मजबूत इन लोगों ने रणनीति बना के रखा था। और ख़ास करके कांग्रेस के अंदर किस प्रकार से
गलतफहमी पैदा करना है और सेंट्रल एजेंसी का किस प्रकार से उपयोग करना है, दोनों काम इन लोगों ने किया। एक तो सेंट्रल में कांग्रेस के पास फंड का क्राइसिस था और दूसरी तरफ सेंट्रल एजेंसी को खूब उपयोग किया अपने विरोधियों के खिलाफ, और साथ ही ये जो तोड़ फोड़ की राजनीति है वो भी लोगों ने किया। कई तरह से इस समय भारतीय जनता पार्टी जो है अपना रणनीति का उपयोग किया और जिसका खामियाजा रहा कि हम लोगों को सत्ता से बाहर होना पड़ा। जी, इसमें कोई दो मत वाली बात नहीं है। जब चुनाव से पहले हम देखते हैं कि बीजेपी पार्टी की ओर से जितने नेता आ रहे थे उतने केंद्र से यहाँ आईटी, सीबीआई और ईडी आ रही थी, तो क्या एक चाल थी जिसको कांग्रेस लगातार बोलती आ रही, बीजेपी की एक चाल थी एजेंसी का दुरुपयोग करना, आप पर भी कार्रवाई की गई है आईटी की? ठीक है ना, वो तो बता तो रहे हैं। मतलब छत्तीसगढ़ में लोगों को बड़ा ताज्जुब हुआ कि ऐसे व्यक्ति और मंत्री के खिलाफ कार्रवाई जिनका ना बहुत ज़्यादा भूमिका रहा, ना इस प्रकार का कुछ विषय रहा। इसके बाद भी केवल लोकसभा चुनाव ना लड़ पाए, इसके तहत वो लोगों ने रणनीति बनाया और अंततः मुझे लड़ने से रोक भी दिया। जी, कोयला घोटाले में सर आपका नाम आया था और जो सूर्यकांत तिवारी जी हैं उनके एक डायरी में ऐसा कहना है, क्योंकि बात निकल के मीडिया में सामने आई थी, उसमें आपका भी नाम जिक्र था, आपका नाम का, और 50 लाख रुपए देने की बात की गई थी। इस पर आपने सफाई भी दी, लेकिन अभी तक के लोगों के मन में बात चल रही कि क्या सच में भगत जी का नाम कोयला घोटाले में शामिल है? एक चवन्नी तो पता नहीं, अब पता नहीं किस संदर्भ में कहाँ पर क्या लिखा, कोई किसी भी अपने डायरी है कुछ भी लिख दो किसी का, लेकिन कहीं एक चवन्नी का लेना देना नहीं और ना ही मेरा कोई भूमिका रहा। अगर कोई किसी खर्चे को किसी के नाम से चढ़ा दे तो उसको उनका निजी विषय होगा, इसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है। इंडियन एक्सप्रेस में एक न्यूज़ छपा था सर, उसमें आपके बयान को बोला गया था कि मैं एक आदिवासी नेता हूँ, सीतापुर में आदिवासी बहुलता वो प्रदेश क्षेत्र है, मैं उनके लिए आवाज़ उठा रहा हूँ, लेकिन जो विष्णुदेव साय की जो सरकार है वो मुझे काम करने नहीं दे रही है। अगर मुझे रोकने का ही उनका मन है तो मुझे गोली मार दे। ये आईडी का उपयोग मैंने एक कहा था कि मैं एक आदिवासी नेता हूँ और हर विषय पर मुखर होकर के बोलता हूँ, चाहे बस्तर का हो, चाहे सरगुजा का, चाहे कोई और क्षेत्र हो। और हम जब बोलते हैं तो उनको कोई बात विषय चुभता भी है, और चुभता है तो वो आवाज़ को दबाने के लिए इस प्रकार से कार्रवाई करते हैं। तो हमने ये कहा था कि अगर आवाज़ इतना बुरा लगता है, बोलना इतना हमको किसी के को नागवार गुजरता है, तो इस प्रकार की एजेंसी को उपयोग से अच्छा है कि गोली मरवा दो। मैंने ये कहा था, उस समय तत्कालीन विषय तक कहा था। अब विधानसभा चुनाव 2023 की बात कर रहे थे सर, आपके विपक्ष में पहली बार चुनाव लड़े थे राम कुमार टप्पू जी, फौजी हैं, रिटायर खुद से इस्तीफा देने के बाद चुनाव लड़े हैं। तो उनके साथ हमारा इंटरव्यू हुआ था चुनाव के बाद, तो उनका ये कहना था कि मुझे मेरी बहनों ने जिताया है, खून से भरे पत्र लिखते थे जिसको लेकर मैं नौकरी छोड़ा और राजनीति में आज मुझे। बकवास है। देखो कभी कभी गूंगे भी बोलने लग जाते हैं, नहीं समझे, तो ऐसा कहावत है कि अब अपना दुर्भाग्य था, और जो कहावत है ना कि गैरों में कहाँ दम था, मुझे तो अपनों ने लूटा और मेरी कश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था। तो ये दौर आता है और उसमें बहुत ज़्यादा हम वो कहें तो अकेले मैंने थोड़े नहारा है, संभाग में कोई नहीं जीता है। जो संभाग में बोहनी ही नहीं हुआ तो हम किसके ऊपर दोषारोपण करें और क्या कहें। तो उसमें हो सकता है कि राम कुमार नहीं कोई और कुमार होता वो भी जीत जाता है, तो इसमें कोई एक्स्ट्रा उपलब्धि वाली बात नहीं है। अब कभी कभी ये दौर आता है और सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्पेंसी जब बनती है तो अच्छे भी हार जाते हैं। हम भी उसमें कोई बहुत ज़्यादा
हताश, निराश या वो होने की ज़रूरत नहीं है। जिसकी किस्मत में तो चुनाव जीता तो आगे और देखेंगे, कोई कौन सा अभी दुनिया समाप्त हो रहा है। जी, अभी आपने बहुत बड़ी बात कही सर कि मेरी कश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था। सर, आपके जो आसपास के जो लोग थे उन पर भी कार्रवाई हुई है, तो क्या आपको लगता है कि आपके पीठ के पीछे जो उन लोग कर रहे थे आप उससे अनजान थे और वही आपकी कश्ती को डुबाने में उनका हाथ रहा? देखिए, एक चीज़ है, जीवन में कटु सत्य है, इसको आप गांठ बांध लीजिए कि आप दूसरे के लिए गड्ढा खोदेंगे उसमें खुद भी गिरेंगे। और जब बोए पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए, तो जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। कोई हम नहीं करेंगे, कोई और करेगा। और अपनी गलती का एहसास उस हर शख्स को होता है जो गलती किया रहता है। अपराध बोध तो रहता है मन में। आज भी उन लोग जिन लोगों ने अगर गलत किया होगा तो आपसे नज़र मिला करके नहीं बात कर सकते, नज़रें चुराते हैं। और आप गलत नहीं है तो किसी से भी नज़र मिला करके आप बात कर सकते हैं। तो ये तो हमारी उपलब्धि, हार जीत होते रहता है, कोई बात नहीं, कोई हारा कोई जीता। अब चुनाव है, जनता ने जिसको चाहा उसको जिताया, जिसको चाहा उसको हराया। और इसमें कोई किसी के ऊपर दोषारोपण करे तो अच्छी बात नहीं। सर, इसमें आम जनता की क्या दोष है? पार्टी आती हैं, जीतती है, हारती हैं, लेकिन जो जैसा घटना कवर्धा में, बिरनपुर में या फिर बड़ौदा बाज़ार में हो रही है उससे आम जनता को नुकसान हो रहा है, उनकी जाने जा रही है। तो क्या ऐसा माहौल बनता जा रहा है कि लगातार इस प्रकार की घटनाएं हो रही है? अभी आप देख रहे हैं किसी भी क्षेत्र के लिए, किसी भी ज़िले के लिए, किसी भी प्रदेश के लिए, किसी के लिए भी ये घटना अपराध अच्छी नहीं है। अगर अपराध कहीं घटित हो जाती है तुरंत कार्रवाई करना चाहिए, तो पर्दा डालने की कोशिश नहीं करना चाहिए। और जब अगर आप ऐसा करेंगे तो किसी न किसी रूप में और निकलेगा। इसलिए इन तमाम घटनाक्रम में माननीय विष्णुदेव साय और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा जी से आग्रह है, इसमें जितना जल्दी हो सके कठोर कार्रवाई, ठोस कार्रवाई करें, शांति बहाल करें। शांति सभी को चाहिए, और अगर अपराध बढ़ेगा तो किसी के लिए ठीक नहीं है। हमारे इसी कार्यक्रम में सर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा जी उन्होंने कहा था कि इनटॉलरेंस, मतलब टॉलरेंस, जो कानून व्यवस्था को बिगाड़ने के लिए लगे हुए हैं लोग, उन्हें बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, सख्त सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अभी उन्हीं के गृह जिले में सब हो रही है, तो क्या लगता है कि अभी इतना परिपक्व नहीं राजनीति में आने के लिए? अभी नए उम्र के हैं, बहुत ऊर्जावान हैं, बोलते बोलते ज़्यादा बोल जाते हैं, अलग बात है, लेकिन काम करने का जिज्ञासा और उनके अंदर उत्सुकता है, मैं देखता हूँ। लेकिन अभी एक्सपीरियंस जिसको बोलते हैं उसकी कमी है। लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि एक ऊंचाई में पहुँचने के बाद आपकी काम ही आपकी पहचान बनेगी। अगर काम अच्छा होगा तो आप सफल नेता के रूप में, सफल इंसान के रूप में जाने जाएंगे। और अगर इसके विपरीत, अगर उसमें आप फेल हुए, विफल हुए, तो आप कितना कुछ कहेंगे, वो सकारात्मक और वो छवि सफल राजनीतिक को नहीं बन पाता है। और अगर आपके पास आपके विरोधी आए और आप उनके साथ न्याय कर दिए तो उसके मन में ये हमेशा रहेगा कि बताइए हम इनके बारे में क्या क्या बोलते थे, और अब ऐसा विषय आया तो इन्होंने निष्पक्ष किया। तो ये जो छाप रहेगा वो राजनीति में बहुत महत्व रखता है। सर, लास्ट का एक दो सवाल और, कांग्रेस का नक्सल प्रेम कब खत्म होगा? बीजेपी का ये आरोप है। नक्सल प्रेम किसी को नहीं है, कोई खून खराबा नहीं चाहता। तो जो आतंक नक्सलवादी मारे जा रहे हैं, जो सरेंडर कर रहे हैं, उनको को लेकर कांग्रेस लगातार आवाज़ उठा रही है। देखिए, दोनों बात अलग अलग है। कुछ तो सही घटनाक्रम रहता है, कुछ लोग अपना उस वाहवाही और वो करने के लिए जो है
गलत वो कर देते हैं। और कई घटना, कहीं बच्चे को मार दें, कहीं औरत को मार दे रहे हैं, किसी घर में घुस के मार दे रहे हैं, किसान को मार दे रहे हैं, आदिवासी को। तो ऐसे जो फर्जी इनकाउंटर होते हैं उसका विरोध है। और कोई भी अगर वास्तविक नक्सली है और उसके साथ मुठभेड़ में मारा जाए तो उसका कहाँ कौन विरोध कर रहे हैं। आप अपने परिवार के साथ, घर के साथ आप घर में सोए हैं, आप खेत में काम कर रहे हैं, उसमें कोई फर्जी इनकाउंटर कर दे तो इसका तो विरोध हमेशा रहेगा ना, कि आपके साथ आपके पक्ष में बोलने वाला कौन है। कांग्रेस बहुत पुरानी संगठन है और इस देश को कांग्रेस ने बनाया है, और भारतीय जनता पार्टी से कहीं ज़्यादा इस देश के आज़ादी और विकास में कांग्रेस का हाथ है। इनको तो बना बनाया मिल गया है। कभी रेल बेच दे रहे हैं, कभी भेल बेच दे रहे हैं, कभी एयरपोर्ट बेच दे रहे हैं, जो बेचने का काम कर रहे हैं। जो अपने से बनाता है उसको पता चलता है कि देश बनाना और उसको विकास करने में कितना कठिन और मुश्किल दौर से गुजरना पड़ता है। भारतीय जनता पार्टी इसमें मेरे ख्याल से कांग्रेस के तुलना में बहुत कम इनका योगदान रहा है। और कांग्रेस का जो भूमिका है देश की आज़ादी के पहले भी और अब भी, तो उसको कभी नकारा नहीं जा सकता। जी, अगर भगत जी राजनीति में नहीं रहते तो भी क्या करते रहते? हम शिक्षक बने होते। शिक्षक बनने का के लिए ही हम जोगी जी से वो करने गए थे कि अभी शिक्षकों का भर्ती हो रहा है, उसमें हमारा बोल कर लगवा दो करके। तो बोले मैंने IAS कर नौकरी छोड़ करके आया, कहाँ नौकरी करोगे? बोले चलो हमारे साथ आओ तो कईयों को नौकरी तुम दोगे करके। तो वो एक दौर था। हमेशा हर मौके पे स्वर्गीय जोगी जी की याद मुझे आती है और आँख नम भी हो जाती है और अंदर से दिल रोमांचित भी होता है कि हम ऐसे दौर से और ऐसे नेता के साथ काम की शुरुआत किए थे और जिन्होंने छत्तीसगढ़ का प्रथम मुख्यमंत्री बना। और बहुत सारे क्षेत्र में कंपैरेटिव आप तुलनात्मक रूप से देखें तो हमारा राज्य विकास के ट्रैक में आगे जो बढ़ा है उन्हीं की कार्य योजना और उन्हीं की प्लानिंग की देन है। विधायक और मंत्री तक का सफ़र तो आपने पूरा कर लिया है, अब आपकी राजनीतिक इच्छा शक्ति कहाँ है? मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री? अरे कहाँ की बात कर रहे हो। अब जो नसीब में लिखा होगा, हम लोगों का जन सेवा करेंगे और मुझे तो आप लोगों का साथी बने रहने में ज़्यादा अच्छा है। बहुत धन्यवाद सर, हम हमारे साथ जुड़े कार्यक्रम में आए, अपना अनुभव शेयर किए। जाते जाते हमारे माध्यम से कुछ संदेश देना चाहेंगे प्रदेश की जनता को? वही कि जो कबीर का वाणी है वो जीवन में बहुत सफल है। कबीरा खड़े बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहो से दोस्ती ना कहे से बैर। सब लोगों के प्रति समान भाव, सब लोगों के प्रति प्रेम सद्भावना बना रहे और जीवन का उद्देश्य ही है। तो आप सुन रहे थे पूर्व मंत्री अमरजीत भगत जी को। साथियों, फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। अगली बार आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए कार्यक्रम में नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।